हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए जो है आज हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य, इसके स्रोत जो है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में बौद्ध साहित्य जो इसमें है दीपवंश, महावंश, दिग्गजदान और जातक। और जैन साहित्य में जो है कल्पसूत्र। और अन्य साहित्य जो है पुराण, मुद्रा राक्षस, इंडिका, कथा सरित सागर इत्यादि। पुरातात्विक साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, रुद्रदामन के अभिलेख और स्थापत्य कला आदि। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य का अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। यह मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यह पुस्तक जो है संस्कृत भाषा में है। यह राजनीति एवं लोक प्रशासन पर लिखी पुस्तक है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की गई है। फिर अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। मैकियावेली जो है यूनान का रहने वाला था और मेगास्थनीज जो है चाणक्य के समकालीन थे। मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज जो है ग्रीक या यूनान का निवासी था। ये जो है सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था जो चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तिका लिखी। इंडिका में बताया गया है कि लोग जो है कृष्ण यानी हेराक्लिस डायनोसियस जो है शिव की पूजा करते थे भारतीय समाज में जो थे उसमें। मौर्यकालीन जो शासक थे 323 ईसा पूर्व से 183 ईसा पूर्व तक जो है मौर्यकालीन शासक थे। उत्पत्ति संबंधी विचार जो है ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार मौर्य वंश शूद्रों से संबंधित थे। जैन और बौद्धों के अनुसार ये क्षत्रिय थे। यूरोपीय जो इतिहासकार थे इनके अनुसार सामान्य कुल के थे। पुराणों के अनुसार जो है यह शूद्र वंशीय थे। महापद्मनंद की एक दासी थी मूरा, जिससे महापद्मनंद के संबंध थे, जिससे पुत्र उत्पन्न हुआ। तो महापद्मनंद से चंद्र, मूर से मौर्य और गुरु से विष्णुगुप्त से यानी गुरु विष्णुगुप्त से गुप्त मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य नाम पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया। गुरु चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, इन तीनों का एक ही नाम है। कहने का मतलब एक ही आदमी के तीनों नाम है। ये प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे। यूनानी इतिहासकार ने चंद्रगुप्त को जो है एंड्रोकोर्ट्स के नाम से पुकारा। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोर्ट्स कहा। पंजाब की जनता ने जो है चंद्रगुप्त को मुक्तिदाता कहकर पुकारा है। 305 ईसा पूर्व में एक यूनानी शासक जो है सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण हुआ 305 ईसा पूर्व में, जिसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को बुरी तरह पराजित किया, जिससे निकेटर को अपमानजनक 4 संधियां करनी पड़ी। एरियाना, कांधार, काबुल और हेरात यानी मकरांटक जैसे 4 समृद्ध प्रांत जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। अपनी पुत्र कार्नेलिया हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। मेगास्थनीज नामक एक दूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और 500 हाथी उपहार में जो है चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को दिए। 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर में हुआ। चंद्रगुप्त के शासनकाल में मगध में जो है अकाल पड़ा था और जीवन के जो है अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। इसके ही काल में जैन धर्म का दक्षिण में विस्तार हुआ। चंद्रगुप्त के गुरु भद्रबाहु थे, इसलिए चंद्रगुप्त दिगंबर का अनुयायी था। जीवन के अंतिम दिनों में है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी गद्दी का परित्याग कर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर संधारा यानी संलेखना विधि से बड़े प्राणों का त्याग किया 298 ईसा पूर्व में। बिंदुसार, इसके बाद जो बिंदुसार शासक बना, बिंदुसार का इसका शासनकाल था 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। इसका पिता जो है चंद्रगुप्त मौर्य था, माता दुर्धरा थी। बिंदुसार की मात्र 23 पत्नियां और 101 पुत्र थे। बताओ। प्रधानमंत्री चाणक्य बाद में जो है हल्लाटक। यूनानी इतिहासकारों ने जो है बिंदुसार को अमित्रोचेदन चेदस यानी अमित्रोचेदस कह के पुकारा है। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो है बिंदुसार के अन्य नाम भद्रासार वायु पुराण में सिंहसेन है। पिता की भांति बिंदुसार ने विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। इसके शासनकाल में जो है सीरियाई शासक एंटियोक्स प्रथम का दूत बनकर डायमेक्स आया। भारत जो है बिंदुसार ने सीरियाई शासक से 3 चीजें मांगी थी, सूखी अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक। सीरियाई शासक ने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था। 2 चीजें उसने भिजवा दी थी, सूखी अंजीर और मीठी शराब। इसके शासनकाल में जो है मिस्र के शासक टालमी द्वितीय
का दूत बनकर डायोनिसियस भारत आया। बिंदुसार जो है अजीविक संप्रदाय का अनुयायी था और दिव्यावदान के अनुसार तक्षशिला और उज्जैन में जो है विद्रोह हुआ था, जिसका दमन अशोक ने किया था। अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था। इसका कार्यकाल जो है 269 से 232 या 272 से 232 ईसा पूर्व था। अशोक की माँ जो है धम्मा या सुभद्रांगी दिव्यदान से प्राप्त होता है था और शासक जो है बनने से पूर्व अशोक तक्षशिला एवं उज्जैन का गवर्नर था। अशोक की जो है कई पत्नियां थीं, उनमें से प्रमुख के नाम निम्नलिखित हैं। पत्नी और उनसे उत्पत्ति संतान। असंघमित्रा जो है निसंतान थी। कारुवाकी जो है तीवर प्रयाग, इसका पुत्र का नाम जो है तीवर था। इसकी संतान का नाम प्रयाग असम लेक से प्राप्त होता है। पद्मावती जो है इसकी संतान का नाम कुणाल था। देवी इसका जो है महेंद्र और एवं संघमित्रा इसकी जो है संतान के नाम थे। कारुवाकी का उल्लेख उसके कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभ लेख में हुआ है, इसलिए इसे रानी का अभिलेख भी मानते हैं। बिंदुसार ने मरते समय अपने पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहता था, किंतु बौद्ध साहित्य के अनुसार अमात्य राधागुप्त की सहायता से अशोक राजा बना। वास्तव में 272 में अशोक ने गद्दी हथिया ली थी और 3 वर्ष में इसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। लेकिन ये कहीं कहीं गलत है दोस्तों, ये जो है भ्रांतियां भी फैला दी गई हैं कहीं कहीं पर। 3 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवाया इसने। अशोक की पत्नी जो है तिसरखा ने बोधिवृक्ष को नुकसान पहुंचाया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अशोक की पत्नी तिसरखा ने बोधिवृक्ष को नुकसान पहुंचाया था। अशोक का जो है विजय अभियान, इसने जो है केरल, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपाणी, श्रीलंका को छोड़कर अशोक का साम्राज्य संपूर्ण भारत में था। यानी इन सभी को छोड़कर पूरे संपूर्ण भारत में था। अशोक का जो है समकालीन सिंघल नरेश राजा तिस था। अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। देख लेते हैं इनके भारतीय नाम और विदेशी नाम है। अंतियोक जो है सीरिया का राजा एंटियोक्स था। तुर्मे मिस्र के राजा टालमी द्वितीय। फिलाडेल्फस और जो है अंतिकिन मकदूनिया के राजा एंटीमोनस और मग, ये जो है ये भारतीय नाम है। इसका जो है विदेशी नाम है सीरिया के राजा मगस और अलिक सुंदर एपिरस के राजा अलेक्जेंडर। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय प्राप्त की। कलिंग के आक्रमण के समय वहां का शासक जो है नंदराज था। हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है ये। अशोक ने जो है कश्मीर के में श्रीनगर राजत रंगनी के से साक्ष्य मिलते हैं इसके, तथा नेपाल में ललित पाटन नामक नगर की स्थापना की थी। अशोक के राज्य में जो है कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान, बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश भी शामिल था। कलिंग युग 261 ईसा पूर्व में हुआ भीषण नरसंहार को देखकर अशोक जो है विचलित हो गया एवं शस्त्र त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इसने जो युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति को अपना लिया। इससे पहले अशोक जो है ब्राह्मण मतानुयायी था या शैव धर्म अनुयायी था। शासनादेशों को शिलाओं पर खुदवाने वाला अशोक पहला भारतीय था। अशोक अपने चचेरे भाई सुसीम के पुत्र न्यूग्रोथ के प्रवचन को सुनकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ, परंतु उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित उपगुप्त ने किया। अशोक महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों पर गया और उनकी पूजा की। अशोक की यात्रा का क्रम जो है पहले गया, उसके बाद कुशीनगर, फिर लुम्बिनी और फिर कपिलवस्तु, उसके बाद सारनाथ एवं श्रावस्ती उसके सबसे पश्चात में। अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान अशोक ने लुम्बिनी में बल यानी धार्मिक कर को समाप्त कर दिया तथा भूमि कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक द्वारा धम्म की व्याख्या, इसके अनुसार अशोक द्वारा जो है धम्म की व्याख्या, इसके अनुसार धम्म साधुता है, बहुत से अच्छे कल्याणकारी कर्म करना, पाप रहित होना, मृदुता और दूसरे के प्रति व्यवहार में दयावान, दान रखना, दान देना, जीव हिंसा न करना, माता पिता की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर भाव रखना तथा सभी के प्रति उचित व्यवहार आदि धम्म के अंतर्गत आते हैं। नोट: अशोक जो है व्यक्तिगत रूप से बौद्ध था, परंतु उसका धम्म बौद्ध धर्म से भिन्न था, क्योंकि अशोक के 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग तथा निर्वाण में विश्वास नहीं रखता। अशोक जो है 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग तथा निर्वाण में विश्वास नहीं रखता था। अतः अशोक का धर्म मानव धर्म था, न कि बौद्ध धर्म। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 या 252 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। अभिधम्म पिटक की रचना हुई। बुद्ध के उपदेशों की रचना जो है अभिधम्म पिटक में मिलती है। प्रथम पिटक में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। प्रथम पिटक नहीं है, प्रथम बौद्ध संगीति है।
ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति में सूत्र पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। अशोक द्वारा भेजे गए प्रचारक, ये आस्थान है और प्रचारक हैं। श्रीलंका में महेंद्र संघमित्रा को भेजा था। नेपाल में अपनी पुत्री चारुमती के साथ अशोक स्वयं गया था। महाराष्ट्र में महाधर्मरक्षित गया था। यवन देश में महारक्षित गया था। मैसूर में महादेव गया था। अशोक के अभिलेखों का जो है विभाजन शिलालेख में, स्तंभलेख में और गुफा या गुहालेख में। शिलालेख पत्थरों की शिलाओं पर उत्कीर्ण शासनादेश, स्तंभलेख जो है स्तंभों पर उत्कीर्ण शासनादेश, गुफा या गुहालेख गुफाओं में उत्कीर्ण शासनादेश। स्तंभलेख केवल ब्राह्मी लिपि में है, गुहालेख केवल ब्राह्मी लिपि में। नोट, शिलालेख एवं स्तंभलेख में कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल आकार एवं आकृति में भिन्न है। शिलालेख बड़े होते थे जबकि स्तंभलेख छोटे। लिपि का भी एक अंतर है। अभिलेखों की भाषा जो है अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा में एवं ब्राह्मी लिपि में है। उत्तर पश्चिम के अभिलेखों में खरोष्टी एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। नोट, सर्वप्रथम जो है टील पैंथर नामक विद्वान ने अशोक की लिपि का पता लगाया था एवं सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसम ने अशोक के लेखों को 1837 में पढ़ा था। महत्वपूर्ण शिलालेख जो है 14 बृहत शिलालेख। पहला शिलालेख जो है पशु बलि की निंदा। दूसरा शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा पर चर्चा, समाज कल्याणकार। ये यहाँ पे हमने मुख्य शिलालेख उठाए हैं। 8वां शिलालेख में जो है सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है और 11वां शिलालेख में जो धम्म नीति की व्याख्या की गई है जो है इसमें गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। 12वां शिलालेख में सर्वधर्म संभाव एवं स्त्री महामात्रों की चर्चा। 13वां शिलालेख जो है कलिंग की लड़ाई एवं विनाश का वर्णन, अशोक के समीपवर्ती राज्यों का वर्णन है। 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक के स्तंभलेख मेरठ स्तंभलेख जो है मेरठ से प्राप्त हुआ, फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली ले गया। टोपरा स्तंभलेख टोपरा गांव में यमुनानगर हरियाणा से प्राप्त, फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली ले गया। प्रयाग स्तंभलेख कौशाम्बी प्रयागराज यूपी, अकबर द्वारा प्रयागराज ले जाया गया। रंगपुरवा जो है स्तंभलेख है, यहाँ से 2 स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं। एक स्तंभलेख जो है लेखा विहीन है, लेखायुक्त, और स्तंभलेख पर सिंह की आकृति उत्कीर्ण है, वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में स्थापित है। लेखाविहीन स्तंभलेख पर वृषभ या बैल की आकृति उत्कृष्ण है। रुम्मीदेह स्तंभलेख जो है सबसे छोटा स्तंभलेख, शासनादेश का विषय आर्थिक था। बुद्ध का जो है जन्म किस स्थान पर हुआ इससे पता चलता है। सांची स्तंभलेख जो है राजसेन एमपी से प्राप्त है। रानी का अभिलेख कौशाम्बी का अभिलेख जो है प्रयागराज से प्राप्त हुआ। अशोक की रानी कारुआकी एवं पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। अशोक के लघु शिलालेख जो है रूपनाथ जबलपुर मध्य प्रदेश, गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश, भबरू जयपुर राजस्थान, मास्की रायचूर कर्नाटक, एरागुड़ी कर्नूल आंध्र प्रदेश, अहरोन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल, फिर दशरथ, अन्य नाम इसका देवनाम प्रिय, संप्रति या संपदी या जैन धर्म का अनुयायी था। शल्लिशक या शलिशु, फिर देववर्मा बृहद्रथ या मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश का समापन कर शुंग वंश की स्थापना की। मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में देखते हैं। राजा प्रशासन का केंद्र, कार्यपालिका व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का प्रमुख। मौर्य साम्राज्य चक्र प्रांत जो है 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था। प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी प्रांतपति होता था और राजा के परिवार का सदस्य होता था और राजा द्वारा नियंत्रित होता था। प्रांत मंडलों में विभाजित होते थे। मंडल में जो सर्वोच्च अधिकारी महामात्य होता था। मंडल जिलों में बटे हुए थे। जिला को विषय, आहार और जिले के नाम से जाना जाता था। जिले का सर्वोच्च अधिकारी विषयपति होता था। अन्य अधिकारी जो है युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। जिलों एवं ग्रामों के मध्य एक मध्यवर्ती स्तर था। मध्यवर्ती स्तर में सर्वोच्च अधिकारी स्थानिक तथा अन्य अधिकारी गोप था। मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और इसका अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। मौर्यकालीन प्रशासन अधिकारियों का क्रम जो है ग्रामिक सबसे नीचे है, ये फिर गोप, फिर उसके बाद स्थानिक, फिर युक्त, फिर रज्जुक, फिर प्रादेशिक, फिर विषयपति, फिर समाहता, फिर महामात्य, फिर प्रांतपति, फिर राजा यानी सर्वोच्च अधिकारी। अर्थशास्त्र में चर्चित अध्यक्ष, अर्थशास्त्र में जो है चर्चित अध्यक्ष थे, इनको जो है मुख्य उनको देख लेते हैं। सुराध्यक्ष जो है आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता है। सीताध्यक्ष राजकीय भूमि का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष राजकोष खजाने का अध्यक्ष, अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, नवाध्यक्ष पशु निरीक्षक और धूमताध्यक्ष जुआ निरीक्षक, सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष, रूपदर्शक सिक्कों का निरीक्षक और पैतवाध्यक्ष जो है नाप तोल तराजू का अध्यक्ष। प्रांत एवं राजधानी देख लेते हैं। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंती की राजधानी उज्जैन, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी कर्नाटका, कलिंग की राजधानी तोसाली, लोरिया स्तंभलेख जो है चंपारण से प्राप्त हुआ। स्थानीय प्रशासन में जो है मौर्य काल में जिलों को विषय कहा जाता था
जिले का सर्वोच्च अधिकारी प्रशासक विषयपति होता था। जिले में अन्य 3 अधिकारी नियुक्त होते थे। प्रादेशिक या क्षेत्र में दौरा करता था तथा जिले व गांव के अधिकारियों का विवरण रखता था। रज्जुक इसका संबंध ग्रामों में भूमि का सर्वेक्षण एवं मूल्य निर्धारण करता था। युक्त जो है राजस्व वसूलता था और लेखा जोखा रखता था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, परंतु जो है कुछ गांवों को मिलाकर कोठियां का निर्माण होता था, जो जिलों तथा गांव के मध्यवर्ती स्तर का द्योतक था। जिला, फिर मध्यवर्ती स्तर या कोठियां, फिर ग्राम या ग्रामिक। ये कोठियां देख लेते हैं हम। मध्यवर्ती स्तर, स्थानिक, द्रोणमुख, खारवटिक और संग्रहता। स्थानिक जो है 800 ग्रामों का समूह या 80 संग्रहण का समूह स्थानिक, और इसका अधिकारी स्थानिक कहलाता था। द्रोणमुख जो है 400 ग्रामों का समूह या 40 संग्रहण का समूह, इसका अधिकारी जो है द्रोणमुख कहलाता था। और खारवटिक जो है 200 ग्रामों का समूह या 20 संग्रहण का समूह, इसका अधिकारी खारवटिक कहलाता था। और संग्रहण जो है 10 ग्रामों का समूह, अधिकारी जो है इसका गोप था। कौटिल्य का जो है सप्तांग सिद्धांत, इसके अनुसार जो है राज्य के 7 अंग थे। राजा सिर, मंत्री आंख, मित्र जो है कान, कर और कोष जो मुख, सेना मस्तिष्क, राज्य जो है जांघ और दुर्ग होते हैं बाहें। न्याय प्रशासन जो है सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। ग्राम संग्रहण, फिर द्रोणमुख, स्थानिक, जनपद, पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय। न्यायालयों के प्रकार: धर्म स्थीय न्यायालय, दीनानी न्यायालय यानी दीवानी के रूप में दीवानी मुद्दे। कंटक शोधक न्यायालय जो है फौजदारी मामलों का न्यायालय था। गुप्तचर प्रणाली जो है गुप्तचरों को शूद्र पुरुष, गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। प्रमुख अधिकारी जो है सर्प महामात्र संस्था, ये वे गुप्तचर थे जो संगठित होकर कार्य करते थे। संचरा, ये गुप्तचर घुमक्कड़ प्रकार के होते थे। राजस्व प्रशासन जो है, राजस्व प्रशासन विस्तृत एवं अत्यधिक केंद्रीकृत था। कृषि जो है, कृषि पर कर की मात्रा, कृषि योग्य भूमि पर कर का उपज का जो है 1/4 भाग, जहां पर सरकार ने सिंचाई की व्यवस्था की है वहां उपज का 1/3 भू राजस्व वसूल करती थी। मौर्यकालीन कर जो है इनको देख लेते हैं। भाग या भू राजस्व कर था। बलि जो है धार्मिक कर था। प्रणय जो है यह आपातकालीन कर था, युद्ध कर था। सेना भक्त जो है किसी अभियान के समय सेना के लिए लिया जाने वाला कर था। शुल्क जो है सीमा कर था। प्रवेश जो है आपात कर था। और निष्क्रम कर जो है निर्यात कर था। पिंड कर जो है संपूर्ण गांव से एक बार में लिया जाने वाला कर था। और ब्याज कर जो है क्रय विक्रय कर था। मौर्यकालीन जो है राजस्व आय के नाम: दुर्ग जो है नगरों से प्राप्त आय, राष्ट्र जो है जनपदों से प्राप्त आय, सेतु जो है फल फूल सब्जियों से प्राप्त आय, व्रज जो है पशुओं से प्राप्त आय, उदक भाग जो है सिंचाई कर, सीता कर जो है राजकीय भूमि से प्राप्त आय, हिरण्य जो है नगद राजस्व। कृषि जो है पहली बार मौर्य काल में बहुत संख्या में शूद्रों को कृषि कार्य लगाया गया था। कारण कृषि कार्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। राजकीय भूमि सीता कहलाती थी। यह उपजाऊ भूमि होती थी। राज्य की ओर सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। यह सेतुबंध कहलाता था। आरतनी उपकरण, इसका उपयोग वर्षा की मात्रा मापने के लिए किया जाता था। सामाजिक व्यवस्था जो मेगास्थनीज के चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया था मेगास्थनीज ने, किंतु उसने आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्णों में विभाजित किया था। जो ये 7 वर्ण इनको देख लेते हैं। दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा व्यापारी, 5वां सैनिक, 6वां निरीक्षक, 7वां मंत्री। ये 7 वर्ण मेगास्थनीज के अनुसार हैं। मौर्यकालीन मुद्रा देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की जो राजकीय मुद्रा पर्ण थी, सोने के सिक्के सुवर्ण एवं पर्ण, चांदी के सिक्के काशार्पण एवं धरण, और तांबे के सिक्के जो है मास्क, काकड़ी और अर्धकाकड़ी। मौर्यकालीन बंदरगाह: पूर्वा तट जो है ताम्रलिप्त बंदरगाह, पश्चिमी तट जो है भड़ोच तथा सुपारा। एग्रोमोमोई, यह मार्ग निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारी था। सार्थवा जो है यह व्यापारियों का नेता होता था। मौर्यकालीन शिक्षा का केंद्र जो है तक्षशिला, उज्जैन एवं वाराणसी। मौर्योत्तर काल, इसको जो है हम अब बाद में पढ़ेंगे दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ताकि आप लोग भी इसको देखें अच्छे से। इस वीडियो को जो है पढ़िए अच्छे से, और ये बहुत ही उपयोगी कंटेंट है इसमें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका भाई जो है और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाए आपके लिए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।